Hello scholars, welcome to Dakshinai classroom. Today we are going to discuss electrostatics chapter. Exercise 2 डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 2 में टोटल 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सभी हम देखेंगे. एक एक करके आसानी से देखते हैं कैसे होता है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि देयर आर 5 बॉल्स और 5 बॉल्स में अलग अलग पेयर में अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, वो हमको दिया हुआ है. तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है. इन्होंने दिया हुआ है कि बॉल 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन होता है, 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन होता है, 4 और 1 के बीच में अट्रैक्शन होता है, एंड 2 और 3 के बीच में रिपल्शन होता है और 4 और 5 के बीच में रिपल्शन होता है. ना अट्रैक्शन होने के लिए केवल एक चार्ज का एक बॉल पे चार्ज होना जरूरी है, लेकिन रिपल्शन होने के लिए दोनों पे चार्ज होना जरूरी है. मीनिंग कि बॉल 2, 3, 4 और 5 जो है वो चार्ज बॉल्स हैं. केवल बॉल 1 का हमको डाउट है कि वो चार्ज है कि नहीं है. इफ चार्ज है तो कैसा चार्ज है. ना 2 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये हमको पता नहीं है. ना पहला कंडीशन, लेट अस अज्यूम दैट कि 2 इज प्लस चार्ज. नाउ ध्यान से देखो, इफ 2 इज प्लस चार्ज 1 कैन बी आइदर न्यूट्रल और निगेटिव. सेम चीज यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है. 2 इज प्लस चार्ज देन 4 कैन बी आइदर न्यूट्रल और निगेटिव. बट ध्यान से देखो, 4 और 1 के बीच में भी आपको क्या चाहिए? अट्रैक्शन चाहिए. बोथ कैन नॉट बी न्यूट्रल, क्योंकि 4 भी न्यूट्रल कर दोगे, 1 भी न्यूट्रल कर दोगे तो यहां पे तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा. ना ध्यान से देखो, मीनिंग कि 4 को मान लो हमने क्या कर लिया, नेगेटिव. तो 4 को नेगेटिव हमने कर लिया तो यहां पे अट्रैक्शन हो गया. 4 को नेगेटिव हमने कर लिया. नाउ पे अटेंशन, यहां पे आप बोल सकते सर 1 कैन बी आइदर प्लस और माइनस, बट इफ 1 इज प्लस तो यहां पे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा. तो 1 को क्या होना पड़ेगा? 1 में भी न्यूट्रल. तो ये जो 1 है, ये 1 आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका न्यूट्रल हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 में भी न्यूट्रल. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि वी हैव 2 चार्जेस. यहाँ पे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और ये चार्ज आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. और दिया हुआ है कि प्लस क्यू के जहाँ पे पॉइंट ए लिख लो, माइनस क्यू के जहाँ पे पॉइंट बी. नाउ देयर इज अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू, जिसको हमको एक पॉइंट पी पे रखना है. पी कहाँ है ये हमको पता नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है कि पी ऐसा होना चाहिए कि जो P पे जो स्मॉल q रखोगे, आप जो स्मॉल q रखोगे उस पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ना ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कि दैट पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB. ये लाइन AB है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो और लेट अस अज्यूम कि दिस इज द पॉइंट और यहाँ पे एक स्मॉल q रखा हुआ है. ना इफ स्मॉल q इज पॉजिटिव तो क्या होगा? इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और टोटल फोर्स इधर आ जाएगा. एंड इफ स्मॉल q इज नेगेटिव तो टोटल फोर्स इधर आ जाएगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी क्या है? इज एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB के मिड पॉइंट पे रख दें, अभी भी वही होगा. इधर प्लस होगा तो ये रिपेल, ये अट्रैक्ट, टोटल फोर्स आइदर इधर होगा या इधर होगा, 0 नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन क्या है? लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में, यहां पे. तो चलो यहां पे हम क्या रख देते हैं? प्लस क्यू रख देते हैं. बट पे अटेंशन, कोई भी चाहे प्लस क्यू चार्ज रखो चाहे माइनस क्यू चार्ज रखो, जो ये दोनों चार्ज है वो क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा. तो क्या होगा? टोटल 0 तो होगा नहीं. कैसे देखो, एक की वजह से फोर्स हो गया K कैपिटल Q स्मॉल q. चलो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल r और ये डिस्टेंस ले लेते हैं L. तो क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. और दूसरी की वजह से क्या हो जाएगा?
माइनस ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस आर स्क्वायर। मीनिंग ये दोनों चार्ज तो सेम है, लेकिन सिंस डिस्टेंस दोनों चार्ज से डिफरेंट है, ये टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में यह दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, पार्टिकल ए विथ चार्ज प्लस क्यू, एंड पार्टिकल बी जिसका चार्ज है प्लस 4q, और दोनों का मास क्या है? सेम। इसका मास भी m, इसका मास भी m। नाउ ये दिया हुआ है कि दीज टू चार्जेस, ये दोनों चार्ज को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं। नाउ सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के बाद उनकी स्पीड्स का रेशियो चाहिए हमको। नाउ क्या आपको पता है? आपको पता है ये कि इफ आई एक्सेलरेट अ चार्ज q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, तो क्या मिलेगा हमको? टोटल एनर्जी क्या मिल जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू q टाइम्स कैपिटल V। दिस विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए एक्सेलरेशन का सेम है। नाउ QV इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ मास इंटू u स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2qv डिवाइडेड बाई m। तो UA क्या लिख दोगे? UA विल बी इक्वल टू Q के जगह पे तो Q ही रहेगा, M के जगह पे M ही रहेगा, तो 2qv बाई m, ये आपका UA हो गया। उसी तरह से UB क्या हो जाएगा? UB के लिए 2 चार्ज की जगह पे क्या लिखोगे? 4 टाइम्स Q। वोल्टेज तो उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और मास तो सेम है। नाउ पे अटेंशन, UB को क्या हम लिख सकते हैं? UB को 4 को अंडर रूट बाहर ले लो, 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 2qu बाई uv, 2qv बाई m लिख सकते हैं। नाउ क्या हो गया? UB इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ UA। तो जो रेशियो लेना है UA बाई UB आपका क्या हो जाएगा? 1:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग शेल है, ये शेल है कंडक्टिंग मटेरियल का, स्फेरिकल शेल है। शेल के ऊपर आपने ये कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, सेल के एग्जैक्ट सेंटर पे आपने स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और सेल के सेंटर से r डैश के डिस्टेंस पे आपने q डैश चार्ज रखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 चार्ज है, एक q डैश यहाँ पे, एक सेल के सेंटर पे q, और यूनिफॉर्म सेल के ऊपर कैपिटल Q। ना अब हमको ये बताना है कि सेल के अंदर फील्ड कैसी होगी। ना ध्यान से देखो, जब भी आप कंडक्टिंग सेल की बात करते हो तो आपको पता है कि कंडक्टिंग सेल के अंदर की जो फील्ड होती है वो बाहर के किसी भी चार्ज से अफेक्टेड नहीं होती। मीनिंग कि ये जो सेल के अंदर फील्ड है उस पे ना तो Q डैश का कोई फर्क पड़ेगा, ना ही इस कैपिटल Q का कोई फर्क पड़ेगा। मीनिंग सेल के अंदर आप एक फील्ड निकालना चाहो, लेट अस से एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, तो केवल किसके वजह से आएगी? केवल आपका Q के वजह से फील्ड आएगी, बाकी किसी की वजह से फील्ड नहीं आएगी ना। तो हम क्या लिखेंगे कि फील्ड इनसाइड द सेल विल बी K स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। ना इफ r इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो फील्ड है क्या होगा? ये जो स्मॉल q चार्ज है इसके जस्ट पास में फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट हो जाएगी, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे डिवाइडेड बाई r स्क्वायर से ये फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमको इफ ग्राफ बनाना हो, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का ग्राफ, तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे? फील्ड हमारी क्या आ गई? K स्मॉल q बाई r स्क्वायर। ग्राफ हमको बनाना है
ये डिस्टेंस ले लो, ये फील्ड ले लो, r इक्वल टू 0, फील्ड विल बी वेरी हाई, ये बढ़ती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कहाँ पे आके कैपिटल R तक। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये ग्राफ कौन सा दिया हुआ है? ग्राफ नंबर 1 दिया हुआ है, विच इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि इन द अबव क्वेश्चन इफ वी रिमूव क्यू डैश, ये जो फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें हमने 3 चार्ज लिए थे, फिफ्थ में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि इफ ये जो कैपिटल क्यू डैश है इसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा दिए। तो अब बताइए कि अब फील्ड कैसा होगा ना। अब क्यू डैश को आपने हटा दिया, हमने कैसे किया था? ध्यान देना कि जो शेल होता है, शेल के अंदर ना तो इस क्यू का फर्क पड़ेगा फील्ड, ना तो यहाँ पे क्यू डैश का फर्क पड़ेगा। शेल के अंदर केवल किसका फील्ड आएगा? केवल ये स्मॉल क्यू का फील्ड आएगा। मीनिंग आप यहाँ पे कैपिटल क्यू डैश रखो चाहे हटा दो, आपका जो फील्ड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ग्राफ है, ये जो R वर्सेस E का ग्राफ है, ये अभी भी कैसा होगा? अभी भी आपका ऐसा ही रहेगा। मीनिंग ऑप्शन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। 5th और 4th के ग्राफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सटर्नल चार्जेस का स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की फील्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एज शोन इन द फिगर इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। ये Q है, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ध्यान से देखो क्या होगा कि Q, ये जो चार्ज है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा। सबसे पहले Q के ऊपर E का फोर्स लगेगा, फोर्स बाई E। उसके बाद क्या होगा? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, यहां पे एक इंड्यूस चार्ज आएगा और वो इंड्यूस चार्ज आपका Q के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स बाई इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू E। ये जो E है ये अपना एक इंड्यूस चार्ज करेगा और वो आपका Q पे फोर्स लाएगा। और तीसरा क्या आएगा? फोर्स बाई इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू Q इटसेल्फ। मीनिंग यहां पे दो तरह के इंड्यूस चार्ज होंगे, एक E की वजह से इंड्यूस चार्ज और दूसरा ये Q की वजह से इंड्यूस चार्ज। तो अभी देखो क्या होगा कि सिंस ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये आपका कंडक्टिंग शेल है, फर्स्ट ये जो पहला फोर्स बाई E है और ये जो दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। मीनिंग कि सिंस ये कंडक्टिंग शेल है, एक्सटर्नल फील्ड का कोई भी इफेक्ट आपके इस चार्ज पे नहीं पड़ेगा। नाउ ऑप्शन 1 क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 1 ये दिया हुआ है कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड इज 0। दैट इज नॉट एग्जैक्टली राइट। आपका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो इफेक्ट क्यों नहीं होता है? वो इफेक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी फोर्स लगाता है, बट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं वो उसके क्या करते हैं? अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड जो है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। मीनिंग फोर्स बाई E इज नॉट 0। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0। ये नेट फोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड कर दो। नाउ ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा थर्ड ऑप्शन, फोर्स बाई इंड्यूस्ड चार्ज ड्यू टू E। Q खुद भी देखो क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लाते हो तो क्या होता है? इंड्यूस चार्ज होता है। नाउ सिंस ये Q आपका सेंटर पे नहीं है, यहां पे फोर्स, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बट इफ Q एग्जैक्टली सेंटर पे होता
तब आपका ये वाला चार्ज भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। बट सिंस Q इज नॉट एट द सेंटर, दिस थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज नॉट जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q एंड कंडक्टिंग शेल कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, ये पूरा सिस्टम इज जीरो। नो, क्या है, ध्यान से देखो भाई, ये है आपका इन फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये तीनों ऐड करके आपका जीरो तो आएगा नहीं ना। फोर्थ क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। नाउ केवल शेल की बात करें, केवल शेल की बात करें मतलब हम ये चार्ज को हटा दें, तो भाई अब क्या है, ये सेल एक न्यूट्रल बॉडी है और किसी भी न्यूट्रल बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नाउ पे अटेंशन, हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं। इफ ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होती देन आपका फोर्स लगता, लेकिन सिंस ये फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, न्यूट्रल बॉडी को आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अबव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट इज ई। एक शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हो गई, और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द शीट इज ई। तो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो तो आपको पता है कि भाई नॉन कंडक्टिंग शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा की वैल्यू क्या लिख दोगे, चार्ज टोटल डिवाइडेड बाय एरिया, ये आ गया। अब उन्होंने दिया हुआ है कि इफ द नॉन कंडक्टिंग शीट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द कंडक्टिंग शीट। नाउ जब कंडक्टिंग शीट आप रखते हो तो जो चार्ज होता है वो दो सरफेस पे डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस। अब जो आपका चार्ज पर यूनिट एरिया लिखोगे वो क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाई, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स एरिया हो गया। अब E क्या लिखोगे, E डैश इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग शीट, लेकिन ये सिग्मा डैश की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहां भी क्या होगा, यहां भी Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ही है। मीनिंग कि इफ बाई कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, पहले कंडक्टिंग था, पहले नॉन कंडक्टिंग था, अब कंडक्टिंग हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एक आर्क है, आर्क के आधे पार्ट पे आपका प्लस लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज है, आर्क के नीचे वाले पार्ट पे माइनस लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ ये मिडिल पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट O है। अब आपको बताना है कि इस O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। नाउ ध्यान से देखो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन इधर आएगी, एंड ये निगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज फील्ड लाइन्स इधर आएंगे। एंड सिंस ये यूनिफॉर्म है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब ये दोनों सेम एंगल हैं तो आपका OB डायरेक्शन और OD डायरेक्शन दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या जाएगा, आपका OC डायरेक्शन का फील्ड बच जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ O to C। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कैपिटल चार्ज Q है, कैपिटल Q चार्ज से वेरी लार्ज डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल Q चार्ज था जिसको हमने V वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स कैपिटल Q। तो आपको पता है ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे ये V इधर आएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे ये पास में हम आएंगे, ये जैसे जैसे ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास क्लोज आएंगे,
आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऐसे पोजीशन को क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये डिस्टेंस r दिया हुआ है कि जब आपका इनिशियल वेलोसिटी v था तो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच r था। अब उन्होंने दिया हुआ है कि इफ हम इनिशियल वेलोसिटी को v से बढ़ा के ट्वाइस v कर दें तब आपका क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। चलो देखते हैं। पहला केस में क्या बोलोगे कि सर हाफ m v स्क्वायर इक्वल k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r, यहां पे ये। सेम वे में सेकेंड केस में क्या बोलोगे, सर हाफ m ट्वाइस v स्क्वायर विल बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r डैश। करेक्ट है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है लेफ्ट साइड पार्ट है वो 4 टाइम्स हो गया। तो इसको हम क्या ऐसे लिख दें, दिस मस्ट बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r बाई 4। ध्यान से देखो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स दिस। तो इफ स्पीड आप डबल कर दो, मीनिंग यहां पे इनिशियल स्पीड आप डबल कर दो, तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कितना हो जाएगा, r बाई 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ये टोटल 20 माइक्रोकूलम चार्ज आपके पास है। अब ये चार्ज को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक Q दूसरा 20 माइनस Q। अब ये दोनों चार्ज को एक फिक्स डिस्टेंस r के डिफरेंस पे रखा है हमने। यहाँ पे Q रख दिया और यहाँ से r डिस्टेंस पे 20 माइनस Q रख दिया। हमको बताना ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, k टाइम्स 20 माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम होने के लिए आपको पता है क्या होता है कि ये आपका जो फोर्स हो गया, आपको बताना है कि ये फोर्स मैक्सिमम है। सिंपली क्या कर दो, dF बाई dQ डिफ्रेंशिएट कर दो, और वो डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। स्लोप ऑफ द कर्व शुड बी 0। तो ये जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि Q मस्ट बी इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, मीनिंग कि आपको एक 20 माइक्रोकूलम के चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एंड इन सच अ वे डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो किसी भी डिस्टेंस के लिए। तो आप क्या करोगे, वो चार्ज को हाफ में डिवाइड कर दोगे, 10 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और उनको हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रख दिया ऐसे। यहाँ पे एक Q1 लिख दिया हमने, यहाँ पे Q2 लिख दिया, और ये आपका x एक्सिस का डायरेक्शन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ऐसा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस ग्राफ हमको ये बताना है कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं कि कैसे हैं। नाउ ध्यान से देखो, जस्ट आफ्टर ए, राइट साइड ऑफ द ए, फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ए पे पॉजिटिव डायरेक्शन, मीनिंग ए के राइट में फील्ड किधर जा रही है, दिस साइड ऐसे। नाउ ए से फील्ड एग्जिट कर रही है, और आपको पता है कि जब फील्ड एग्जिट करे तो वो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, मीनिंग ए इज पॉजिटिव। सेम वे में नाउ ध्यान से देखो, बी के जस्ट लेफ्ट में फील्ड क्या है, पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट, मीनिंग बी के जस्ट इधर फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मीनिंग ऐसे। मीनिंग बी जो चार्ज Q2 रखा हुआ है पॉइंट बी पे, उसमें फील्ड इंटर कर रही है। इंटर करने का मतलब क्या हो गया, किस चार्ज में फील्ड इंटर करती है, नेगेटिव चार्ज में, मीनिंग बी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, द नेट चार्ज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है
जो कि आइसोलेटेड है और कंडक्टिंग है, और इस पे आपने चार्ज कितना दिया, Q दिया, तो आपको पता है भाई कि कंडक्टिंग स्फीयर्स के केस में जो चार्ज होता है इनसाइड द स्फीयर नहीं रह सकता, वो सीधे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद भी वो कहीं एक जगह पे नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, पूरा वो इंटायर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका यहां पे आंसर क्या होगा कि Q मस्ट बी वेयर एट दिस सरफेस एंड इट मस्ट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। तो 12th के केस में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज है वो आपका वॉल्यूम के अंदर नहीं रह सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, नेट चार्ज गिवन टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अब इस पे क्या होगा भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, मीनिंग कि इफ ये नॉन कंडक्टिंग है, आपने चार्ज को यहां पे रख दिया Q, तो क्या होगा, ये Q पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, मीनिंग वो लोकलाइज्ड होते हैं, मीनिंग आपने यदि चार्ज Q पे रख दिया तो वो Q पे ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इफ आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही रहेंगे, तो मीनिंग इट मे बी और मे नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट। इफ यू वांट इट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, लोकलाइज करके रखोगे, लोकलाइज रहेगा, डिपेंड्स ऑन यू। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम। ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप इफ इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। बट इफ ये कंडक्टिंग होता, आप इसको यूनिफॉर्म चार्ज देते, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो जैसे ही आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके हटोगे वो तुरंत अपने आप कहां चला जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में यही आपका डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि दिस इज अ कंडक्टिंग शेल जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और सेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सेल के सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, और सेल के बाहर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। अब ये दिया हुआ है कि एट चार्ज स्मॉल q, ये जो स्मॉल q है इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, F ऑफ स्मॉल q इक्वल 10 न्यूटन। अब ये पूछ रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कैपिटल Q क्या होगा। ना ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या होगा कि सिंस ये क्या है, मेटालिक शेल है, बाहर के फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर के चार्ज का इस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो कैपिटल Q है ये खुद का चार्ज इंड्यूस करेगा। सो सिंस ये कैपिटल Q आपका सेंटर पे है, इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इफ ये सेंटर पे ना होता देन इसके ऊपर फोर्स लगता। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कैपिटल Q विल बी 0 न्यूटन। वाई, बिकॉज इट इज एट द सेंटर ऑफ द मेटालिक शेल। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि 2 चार्जेस यहाँ पे Q1 और Q2 हैं, और बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्जेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। बहुत आसान है, आपको केवल प्लस या माइनस का साइन बताना है। तो क्या होता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पे इंटर कर रही हैं तो वो नेगेटिव चार्ज, इफ एग्जिट कर रही हैं तो पॉजिटिव चार्ज। यहां पे भी इंटर कर रही हैं, यहां पे भी इंटर कर रही हैं, मीनिंग बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और उस पर चार्ज q है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम क्या होगा, फर्स्ट केस t1। फर्स्ट केस में टाइम पेंडुलम जो टाइम पीरियड आपको बताना है तो क्या बताओगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l
डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो यहाँ पे आप सिंपली जी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो आपको इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा डाउनवर्ड। तो भाई जी डाउनवर्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो ये चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया g माइनस ई क्यू बाई एम, ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पे a लिख दो। सेकेंड केस में वो बोल रहे हैं कि इफ दिस q इज रिमूव्ड, मतलब पहले वो पॉजिटिव चार्ज था, अब हमने क्या कर दिया? q को हटा दिया। q को हटा दिया, अब वो कोई चार्ज नहीं है। तो अब टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l। अब सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो? g लिख सकते हो, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं, केवल फील्ड होना काफी नहीं है, यहाँ पे चार्ज भी होना चाहिए ना। अभी देखो क्या होगा कि जो T1 है उसमें डिवाइडेड बाई a है, T2 डिवाइडेड बाई g है ना। क्या होगा? ऑब्वियसली a इज स्मॉलर देन g, a इज स्मॉलर देन g, यहां से देखो। एंड सिंस a इज स्मॉलर देन g, T1 इज ग्रेटर देन T2, मीनिंग जो टाइम पीरियड है वो, इफ हम Q चार्ज को हटा दें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि एक सॉलिड आपका स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल a दिया हुआ है, और ये स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस b दिया हुआ है। जो सॉलिड स्फीयर है वो मेटालिक है, उस पर आपका 3q चार्ज दिया हुआ है। जो ये स्फेरिकल शेल है ये भी आपका कंडक्टिंग है, और इस पर -q चार्ज रखा हुआ है ना। अभी हमको क्या बताना है कि फॉर अ डिस्टेंस r ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b, मीनिंग ये एरिया में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। नाउ सिंस आपको ये पता है ये जो बाहर वाला है ये मेटालिक है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो सिंस ये आउटसाइड शेल इज कंडक्टिंग, तो इस पे ये जो -q चार्ज है इसका अंदर कोई भी फील्ड नहीं आएगा। तो ये जो अंदर फील्ड आएगा वो केवल किसकी वजह से आएगा? 3q की वजह से आएगा। और 3q के केस में हम इसको कहां पे मान सकते हैं? इसके सेंटर पे मान सकते हैं। तो यहां से सिंपली क्या हो गया? ये r डिस्टेंस हो गया, और फील्ड क्या होता है? k टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दैट इज योर फील्ड। आपके क्वेश्चन में k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे दी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? एक सॉलिड आपका कंडक्टिंग शेल स्फेरिकल बॉडी है। अब ये सॉलिड बॉडी है, इसके चारों तरफ एक कंडक्टिंग है लेकिन हॉलो स्फेरिकल शेल है। दोनों के रेडियस में कोई रिलेशन हमको नहीं दिया हुआ है। नाउ ये जो हॉलो स्फीयर है ये आपका अनचार्ज है, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके ऊपर q चार्ज है। नाउ ध्यान से देखो, अब वो ये बता रहे हैं कि सॉलिड के सरफेस और ये आउटर जो शेल है उसके सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? v। नाउ पे अटेंशन, ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच में जो एरिया है, ये वाला एरिया, वहां पे जो फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? केवल ये q की वजह से होगी। बाहर पे हम चाहे q चार्ज रख दें, चाहे कैपिटल Q, चाहे 3q, चाहे वॉटेवर चार्ज हम रख दें, दिस चार्ज विल नॉट अफेक्ट द फील्ड इनसाइड दिस शेल। एंड सिंस बाहर वाले चार्ज का फील्ड पे असर नहीं पड़ रहा है, यहां से लेके यहां तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीनिंग कि ये जो आउटर शेल है ये चाहे आपका चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, अंदर वाले शेल और आउटर शेल के बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V दिया हुआ है ये चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक अंदर वाला चार्ज आपका Q ही बना रहता है। तो आपका ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट केस में उन्होंने बताया कि आउटर शेल जो क्या था वो अनचार्ज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना था। दूसरे केस में आउटर शेल को उन्होंने क्या कर दिया, -3 कैपिटल Q चार्ज दे दिया, और पूछ रहा है कि बताइए अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया हुआ है कि ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग आपका करंट यहाँ पे वायर है जिसपे चार्ज +Q रखा हुआ है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके ऊपर C पॉइंट से A पॉइंट तक हम एक चार्ज को वापस लाते हैं। एक चार्ज को हमने C से कहाँ तक लेके आए, A से लेके तक आए। C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A है, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a है ना। अभी आपको पता है कि सिंस ये आपका जो वायर है इस पे आपका लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस वायर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है, वो आपका वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। मीनिंग आप चाहे C से A तक लेके आओ, चाहे आप रैंडम पाथ से किसी भी पाथ से ले आओ, फाइनल डिस्टेंस स्मॉल a, इनिशियल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ a, एज लॉन्ग एज दीज टू पैरामीटर सेम रहते हैं, वट एवर पाथ यू मे टेक, आपका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। नाउ कितना होगा, नाउ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है ड्यू टू अ स्ट्रेट रॉड, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रखोगे, लेट अस सपोज x डिस्टेंस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कर दो, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई dx कर दो, q लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, डिस्प्लेसमेंट dx, ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया ना। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, 2a से a तक आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे लिमिट रख दो, q लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई x, इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा, और ln x है, लिमिट आप क्या कर रहे हो, a से 2a, आपका लिमिट हो गया यहाँ पे ln 2a डिवाइडेड बाई a से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ln 2। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये यहाँ पे लिखोगे और ये 2 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, तो जब ये 2 पावर 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, q लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln √2, यहाँ पे 1/2 आया और उसको हमने ln में 2 टू द पावर 1/2 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम C टू A। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, इन एन इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। आपको पता है जब हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट करते हैं तो उनका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी E टाइम्स V हो जाता है। टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड मास टू बी रेस्पेक्टिवली E एंड M, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम इज, नाउ अज्यूमिंग कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर 0, तो भाई दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, तो u विल बी इक्वल टू √of 2ev डिवाइडेड बाई m, which is option number B. Question number 21 is very similar to this one. क्या दिया है, in a cathode ray tube if V is the potential difference between cathode and anode,
द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रीच द एनोड इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे देखो E तो कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, तो आपका U इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। V क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P is placed in front of a solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram. The net potential at point A आपको निकालना है, पॉइंट A, और ये पॉइंट A कहाँ है? ऑन द सरफेस ऑफ द ये कंडक्टिंग स्फीयर है। नाउ पे अटेंशन, बिकॉज ऑफ द डाइपोल सेंटर ऑफ द स्फीयर पे फील्ड कितनी होगी? नाउ फील्ड देखो निकालना है, सेंटर ऑफ द स्फीयर में तो भाई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई फील्ड नहीं होगी। पोटेंशियल की बात करें हम तो क्या होगा कि जितना भी पोटेंशियल ये स्फीयर के सरफेस का होगा, सेम पोटेंशियल स्फीयर के सेंटर पे होता है, ये आपको पता है कंडक्टिंग स्फीयर में। तो बिकॉज ऑफ द डाइपोल पोटेंशियल एट द सरफेस, और ये जो पॉइंट ए है ये कहां पे है? सरफेस पे है। तो ए का निकालना हो तो हम क्या करें? सेंटर पे निकाल लें, और जो भी सेंटर पे आएगा वही आपका सरफेस पे आएगा। नाउ एक चीज आप गलती मत करना, वो ये है कि पॉइंट ए जो है वो आपका सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर है। तो आपका जो डाइपोल के लिए फॉर्मूला होता है कि पॉइंट पी पे निकालना हो तो के पी कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज दिस पॉइंट ए इज ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सरफेस पे होने की वजह से चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे और ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये सॉलिड स्फीयर ना होता एंड दिस पॉइंट ए वाज समवेयर इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम सेंटर पे निकालेंगे। सेंटर पे निकालेंगे तो सेंटर पे क्या होता है? के पी कॉस फाई, और सेंटर के लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंटर के लिए फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉस 0 1 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज डी स्क्वायर। ये हो गया आपका पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। नाउ डी और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशन है? कैन आई राइट स्मॉल आर डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू कॉस फाई, और d इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कॉस फाई। तो ये हो जाएगा आपका के पी डिवाइडेड बाई d की जगह पे स्मॉल आर बाई कॉस फाई लिख दो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ड्यू टू द डाइपोल। एंड सिंस सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे पोटेंशियल इतना है, पूरे स्फीयर पे सरफेस पे वो क्या पोटेंशियल होगा? वही पोटेंशियल होगा, बिकॉज कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती, और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, पोटेंशियल में डिफरेंस भी नहीं हो सकता। सो वॉट एवर पोटेंशियल इज एट द सरफेस, सेम पोटेंशियल इज एट द सेंटर, एंड सेम पोटेंशियल इज एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर। तो सेंटर का पोटेंशियल ये आ गया, तो पॉइंट ए विच इज ऑन द सरफेस, उसका भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि वी हैव अ क्यूबिकल वेसल, और क्यूबिकल वेसल के ठीक सेंटर पे आपका चार्ज क्यू रखा हुआ है, और ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला जो फेस है, टॉप फेस है, उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो क्या होगा भाई? देखो ठीक सेंटर पे है चार्ज, तो टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड सिंस इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या लिखोगे? फ्लक्स थ्रू वन फेस आप लिख सकते हो कि सर ये हो गया टोटल फ्लक्स, इसका 1/6 कर दो, क्योंकि भाई एग्जैक्ट सेंटर पे है तो सारे सरफेस पे फ्लक्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1/6। अभी क्या है, यहां पे 6 फेस होने चाहिए, लेकिन है कितना? केवल 5 है, छठे को हमने उड़ा दिया। तो क्या होगा? तो यहां पे एक फेस का इतना हो गया, 5 फेस हुए, तो 5वें फेस का कितना हुआ टोटल?
टोटल कितना हो गया, टोटल 5 फेसेस, तो टोटल फ्लक्स इज 5 टाइम्स दिस Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका 5Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स passing through the vessel. Now remember, this is only true when this charge Q is exactly at the center. If charge exact center पे ना हो, आगे पीछे हो, तो ये जो हमने सबके लिए 1/6 कर दिया है वो हम नहीं लिख सकते, देन आपका ये कंक्लूजन नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको V पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो भाई फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो ऑलरेडी हमको पता है कि सर U = √2eV डिवाइडेड बाई m, दिस यू ऑलरेडी नो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये दिया हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। भाई यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, पूरा चार्ज यूनिफॉर्म है, और आपको पता है कि शेल के अंदर फील्ड क्या होती है, इसके ऊपर आप चाहे जितना भी चार्ज रख लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेल है, शेल के अंदर फील्ड तो क्या होती है, जीरो होती है। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, वो क्या होगा, जीरो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या दिया हुआ है, 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल मास ए एंड बी आर गिवन +Q एंड -Q चार्ज। एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर है बी, और दोनों का मास इनिशियली क्या था, सेम था, और दोनों पे चार्ज 0 था। अब हमने क्या किया, इस पे +Q चार्ज दे दिया और इस पे -Q चार्ज दे दिया। नाउ +Q चार्ज कैसे दिया जाता है, प्रोटॉन हम दे देते हैं, नहीं प्रोटॉन नहीं देते। +Q चार्ज देने के लिए हम इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं दिया जाए, प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो +Q चार्ज देने का मतलब हमने कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका जो फाइनल मास होगा वो इनिशियल मास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, -Q चार्ज दे रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो इसका जो फाइनल मास होगा वो इनिशियल मास से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मीनिंग कि मास ऑफ ए विल डिक्रीज एंड मास ऑफ बी विल इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि 2 चार्ज स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस ए और बी है। कितना चार्ज है ये हमको नहीं दिया हुआ है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे दिया हुआ है कि दोनों स्फीयर्स जो हैं वो एक मेटालिक वायर से कनेक्टेड है। मेटालिक वायर से कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब कि सिंस इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो दोनों स्फीयर्स का जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नाउ पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, ध्यान से देखो। इफ सरफेस पे यहां पे फील्ड हम EA मान लें और यहां पे क्या मान लें, EB, और ये रेडियस A, ये रेडियस B, तो कहना इसे कि पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू यहां पे EA मल्टीप्लाइड बाई A, ये पोटेंशियल हो गया। उसी तरह से यहां पे क्या बोले कि VB इक्वल टू EB मल्टीप्लाइड बाई B, एंड सिंस दिस 2 स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, ये दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो VA इक्वल VB, EA टाइम्स A इक्वल टू EB टाइम्स B। तो रेशियो बताना है, EA डिवाइडेड बाई EB कितना होगा, तो EA डिवाइडेड बाई EB विल बी इक्वल टू B बाई A। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 आपके स्फीयर्स हैं जिन पे चार्ज Q और Q आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों स्फीयर एक पॉइंट से हैंग कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो दोनों थ्रेड है इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपको ये थ्रेड्स में टेंशन बतानी है। ना ध्यान से देखो, सिंस ये दोनों थ्रेड्स का लेंथ सेम है और दोनों स्फीयर्स का चार्ज भी सेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये एंगल 60 है, ये हाफ एंगल 30 हो जाएगा, हाफ एंगल 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा।
नाउ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, ध्यान से देखो ये दोनों सेम चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस क्यू, ये पे चार्ज किधर लगेगा, फोर्स दिस साइड लगेगा, और टेंशन का फोर्स राइट साइड। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन आई कैन राइट टी कॉस 60 विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? नाउ जो वायर है उसका लेंथ आपको 1 मीटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मीटर। एंड इफ दिस इज 1 मीटर, यहां तक कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर, क्योंकि ये 60 डिग्री है, 1 cos 60। एंड दिस इज 1.5, 0.5 सिमिट्री है तो ये भी 0.5, टोटल कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, तो ये आ गया टी इक्वल टू ट्वाइस के क्यू स्क्वायर। तो 2 टाइम्स के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, और जो क्यू है, जो चार्ज है, वो 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो 10 माइक्रोकूलम मीनिंग 10 टू द पावर -5 कूलम होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1.8 न्यूटन। मीनिंग यहाँ पे ये जो वायर्स हैं सिमेट्री है, दोनों वायर में सेम टेंशन होगा, कितना होगा, 1.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है कि एक हालो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है जिसपे चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो भाई चार्ज क्यू है तो सरफेस पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पोटेंशियल आप लिख सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, दिस इज द सरफेस पोटेंशियल। एंड सिंस ये कंडक्टिंग शेल है, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होगी तो इसके अंदर पोटेंशियल चेंज भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर कहीं भी ले लो, एनी पॉइंट ले लो, अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा। तो एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 3 सेंटर से, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम एज सरफेस, विच इज हाउ मच, के क्यू बाई कैपिटल आर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है कि यह आपका एक लॉन्ग वायर है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका लैम्डा दिया हुआ है। नाउ अब इसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया आपने। ये सिलेंड्रिकल सरफेस की हाइट आपकी 1 मीटर दी हुई है और रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको बताना ये है कि फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस क्या होगा। नाउ ये सिमेट्री है, गॉस लॉ में आपने पढ़ा है कि फ्लक्स हमको निकालना है टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई आपका डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दें। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर लेंथ है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स हो गया। लेकिन लैम्डा क्या दिया हुआ है, लैम्डा ये दिया हुआ है कि लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज क्यू कूलम पर सेंटीमीटर। वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू कूलम पर सेंटीमीटर। नाउ और ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के जगह पे क्या लिख दें, 100 सेंटीमीटर लिख दें। तो क्या हो जाएगा, क्यू कूलम पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स हो गया 100 क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है कि 27 स्मॉलर ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। इफ द पोटेंशियल ऑन द स्मॉलर ड्रॉप इज V, देन द पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप विल बी। नाउ ध्यान से देखो, 27 ड्रॉप को आप कंबाइन कर रहे हो, तो इफ इनिशियल रेडियस इज R, तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, फाइनल रेडियस ध्यान से देखो, ये इसमें इनिशियल रेडियस R है, 27 ड्रॉप्स हैं, तो 27 टाइम्स वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो सिंपली आ जाएगा कैपिटल R इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल r, ऐसा आ गया। और जो चार्ज है, जो फाइनल चार्ज है, वो 27 टाइम्स इनिशियल चार्ज हो जाएगा, सबका चार्ज कंबाइन हो जाएगा। और ये जो सब चार्ज है ये कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो क्या बोलेंगे कि इफ द इनिशियल पोटेंशियल ऑन अ स्मॉलर ड्रॉप इज V, पोटेंशियल कितना होता है ऑन द सरफेस,
k टाइम्स q डिवाइडेड बाई r। ये आपका हो गया पोटेंशियल। नाउ के क्यू बाई आर जो पोटेंशियल है दिस इज इक्वल टू v। बड़े ड्रॉप पे क्या लिखोगे, k टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R, विच इज हाउ मच, k कैपिटल Q की जगह पे क्या लिख दो 27 स्मॉल q डिवाइडेड बाई कैपिटल R की जगह पे 3 टाइम्स स्मॉल r, विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स के क्यू बाई आर। एंड के क्यू बाई आर तो इक्वल टू कितना है, v है, तो ये क्या हो गया 9 टाइम्स v हो गया। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज v इक्वल माइनस ऑफ 5x प्लस 3y प्लस रूट 15z। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नीट्यूड बताना है। नाउ ध्यान देखो ये x y z तीनों में वेरी हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे भाई, e x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे केवल ये वेरिएबल है, बाकी दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ -5 विच इज 5। तो सेम वे में हम ई वाई निकाल देंगे, माइनस ऑफ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो -3। सेम वे में हम ई जेड निकाल देंगे, माइनस ऑफ रूट 15। तो ये आपका फील्ड आ गया, E विल बी इक्वल टू 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस रूट 15 k कैप। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब फील्ड आ गया इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 15 स्क्वायर इज 15 विच इज 49, तो अंडर रूट 49 इज 7, तो मॉड इज 7। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है कि 2 इक्वल चार्जेस Q and Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये थर्ड चार्ज जो Q प्लेस है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे। नाउ डिस्टेंस, अब x कैसा हो कि ये जो Q चार्ज है वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो उसके ऊपर। नाउ ध्यान से देखो, अज्यूमिंग Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, दीज ऑल 3 आर पॉजिटिव चार्ज, ये फोर्स ऐसे हो जाएगा और इसका भी फोर्स ऐसे हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखो, सिंस ये सिमेट्रिकल है एंड दिस एंगल लेट अस अज्यूम थीटा है, तो आपका कॉस थीटा दोनों का बच जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये एंगल थीटा, so this angle will also be theta, opposite angles। now तो फोर्स कितना होगा, ध्यान से देखो, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर d बाई 2x, तो d स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर। लेकिन ये तो ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स है, उसका हमको केवल cos थीटा कंपोनेंट चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, और cos थीटा क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, तो x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ये किसके लिए हुआ, ये केवल एक के लिए हुआ, और यहां पे 2 हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, ये हो गया टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स आपका आ गया ट्वाइस के कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2। नाउ इफ दिस हैज टू बी मैक्सिमम, ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होना चाहिए, और यहां पे वेरिएबल क्या है, ओनली दिस x इज द वेरिएबल, तो हम क्या करें, x से डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो df बाई dx मस्ट बी 0 फॉर f टू बी मैक्सिमम। जब ये डिफरेंशिएट करके आप 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा फॉर x इक्वल टू d बाई 2 रूट 2
ये आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है कि वर्क डन इन प्लेसिंग 4 चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में स्क्वायर है, उसके कॉर्नर उन्होंने दिखा रखे हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने चार्ज रखे हैं 4। अभी क्या होगा, वर्क डन इन प्लेसिंग द चार्जेस हियर। नाउ ध्यान से देखो, पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, भाई इन्फिनिटी पे 2 चार्ज थे, उनको क्या लाना है, एक डिस्टेंस r पे लाना है। तो भाई इन्फिनिटी पे 0 पोटेंशियल एनर्जी और r पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि आप वर्क करोगे। तो हम क्या कर ले, हम ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालें तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। और क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग। तो भाई जो आप चार्ज को पास में ला रहे हो तो कितना वर्क करना है वही आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, तो वर्क डन विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे माइनस कितने पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, जितने आपके पेयर्स बने उतनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, यहाँ पे तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, 4 पेयर तो ऐसे बन गए और 2 डायगोनल वाले बन गए, टोटल 6 पेयर बनेंगे। तो क्या हुआ, k टाइम्स Q1 Q2, तो प्लस Q माइनस Q, तो माइनस KQ² डिवाइडेड बाई साइड A आपका है तो डिवाइडेड बाई A, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ अब ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एक का, ये चारों पेयर देखो सेम है, सिमिलर है, सब में प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। तो यहां पे हम सिंपली क्या कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें। डायगोनल के अलोंग देखो प्लस Q, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस KQ² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2a, तो √2a टाइम्स 2 पेयर बनेंगे, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, ये टोटल आपका वर्क डन हो गया। माइनस KQ² बाई a को बाहर ले लो, तो KQ² बाई a बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे -4 बच गया, यहाँ पे प्लस √2 बच गया, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, KQ² बाई a 4 माइनस √2। दिस इज योर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल दीज चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। तो आई होप आप सब लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बी सेफ एट योर होम्स एंड कीप डूइंग योर स्टडीज।